नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आरजीकर रेप मर्डर केस मामले में दोषी संजय रॉय को मिली उम्र कैद की सजा। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर हुई थी हैवानियत का शिकार। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार पलटवार। भाजपा ने आप को फंडिंग पर घेरा, वहीं कामकाज को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी। सीएम धामी ने कहा, लगभग पूरी हुई सभी प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से दहशत में लोग, 17 की मौत। उच्च स्तरीय मंत्रालयीय टीम ने शुरू की जांच। स्थानीय प्रशासन ने सामान्य स्थिति के लिए किए पुख्ता इंतजाम। और आज से ट्रंप को मिलेगी अमेरिका की कमान। वॉशिंगटन में मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पद संभालते ही ट्रंप लेंगे बड़े फैसले। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। अदालत ने दोपहर 2:45 पर अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सियालदह अदालत ने पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि परिवार के लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने कहा कि ये दुर्लभतम मामला नहीं है। वहीं ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार मामले को लेकर परिजन उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी ठहराया। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा हो सकती थी। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ। तीनों सेक्शन में 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोड जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। जो बोले थे कि देयर हैज बीन अ severe laches from the part of the investigation. There is a severe laches which we pointed out in our argument, and today is the result of such a investigation, whereby we always prayed for the highest level of punishment, but the learned court has given the life sentence of the accused person, and we have pointed out the laches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. सियालदह कोर्ट ने आरजीकर हत्या और बलात्कार मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
इस मामले में केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने कहा कि बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। इस मामले की और जांच होनी चाहिए। Being a elected representative of the government, कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर कहा कि कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी, शायद वही जांच सीबीआई के सामने रखी गई है। उस जांच की कमी के कारण ही ये केस ऐसा बना है, जिस कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई, और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, हम सब दुखी हैं। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे। और अब खबरें दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आप और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता दोनों से जवाब चाहती है कि देश विरोधी संगठनों से कौन फंडिंग ले रहा है। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक हलचल तेज है। पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की प्रॉपर्टी पर सवाल उठाए हैं। मगर ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है। और आइए अब खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला के सेक्टर 19 में लगी आग की घटना मामले में सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी आग से नुकसान का भी आकलन करेगी। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी सिलेंडर की क्वालिटी और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उधर आगजनी की घटना को लेकर महाकुंभ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से गैस सुरक्षा को लेकर उद्घोषणा भी शुरू हो गई है। महाकुंभ मेले में एलपीजी सिलेंडर के प्रयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में गीता प्रेस के शिविर में रविवार को लगी आग की घटना का कोई प्रभाव महाकुंभ पर नहीं दिख रहा है। हालांकि मेले में आज से स्पीकर द्वारा बचाव और जागरूकता का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। वहीं गीता प्रेस द्वारा किया जा रहा पुण्य कार्य लगातार जारी है। हर दिन की भांति आज भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों को भोजन करवाया गया।
गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके उनका मनोबल बढ़ा है। गीता प्रेस एक ऐसा शिविर है जो जन कल्याण के लिए है। इसका सारा सेवा का प्रकल्प चलता रहेगा और हमारा मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सारे लोग आ गए, सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं प्रशासन के। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी का संदेश आया। हमारा ये भरोसा है कि मैं सारे कुंभ के रहूंगा, मैं हमने हिम्मत नहीं हारी है। महाकुंभ के दौरान आगजनी की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में घटनास्थल पर समाजवादी पार्टी का एक दल प्रयागराज पहुंचा और प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाकुंभ को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। अधिकारियों ने बहुत बेहतर ढंग से काम कर तत्काल नियंत्रण पा लिया है और इस प्रकार की सनातन विरोधी मानसिकता को कोई लोग स्वीकार नहीं करे। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं इनको। बहुत बेहतर इंतजाम है वहाँ। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को औपचारिक बनाने और सुरक्षा कवरेज, चुनौतियों और नवाचार विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के सहयोग से 20 और 21 जनवरी तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। नई दिल्ली का यशो भूमि 16 देशों के 150 से अधिक प्रतिभागी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को औपचारिक बनाने और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के संबंध में अंतर्दृष्टि, रणनीति और समाधान साझा करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को औपचारिक बनाने और सुरक्षा कवरेज, चुनौतियां और नवाचार विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय संवाद भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया है। तकनीकी संगोष्ठी का उद्देश्य एशिया प्रांत क्षेत्र के देशों के नीति निर्माताओं, सामाजिक सुरक्षा प्रशासकों और सामाजिक सुरक्षा संगठनों के विशेषज्ञों सहित हितधारकों के विविध समूह को एक साथ लाना है। केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार के प्रयासों को सभी के सामने रखा। सरकार ने जो प्रयास करा है सोशल सिक्योरिटी के लिए, मैं मानता हूं कि पिछले 1 दशक में दुनिया में कोई कंट्री में प्रयास नहीं हुआ होगा जो प्रयास इस देश में हुआ है। और सोशल सिक्योरिटी को किसको कहेंगे? हेल्थ सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में भी जो इंडिया में काम हुआ है, आज 600 मिलियन पॉपुलेशन अंडर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में 60 करोड़ लोग हेल्थ सिक्योरिटी के अंडर है। 5 लाख रुपीस तक मुफ्त इलाज दिया जाता है, एकदम पारदर्शिता के अनुसार दिया जाता है। ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। It is very commendable, and also I would like to express my gratitude to the Indian government and also Indian Social Protection Agency of having this seminar, and it is timely. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। महिला आबादी 44% कामगारों में भागीदारी दे रही है। तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अहम योगदान है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेट्स को रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया।
रक्षा मंत्री पुरस्कार से सम्मानित कैडेटों से डीडी न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना ने बातचीत की। कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन के लिए रक्षा मंत्री ने 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कैडेट हमारे साथ हैं असम के सीनियर अंडर ऑफिसर आर्य मित्रनाथ। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है? सर, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मेरे घर वालों को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा एनसीसी का इतना बड़ा सम्मान मुझे आज मिला है, तो अच्छा लग रहा है। सर, क्या क्या किया था आर्य आपने? सर, मैंने हमारे उधर ही एक्सीडेंट हुआ था जिसपे मैंने पीड़ितों की सहायता किया और उनको 108 बुला के हॉस्पिटल जाने के लिए सहायता किया। और उसके वजह से और मेरा जो एनसीसी में जितने भी माउंटेनिंग कोर्सेस है मैंने सभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और मैं आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक मेंबर भी हूँ। केरल की जूनियर अंडर ऑफिसर थेजा वीपी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी? सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड ये मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। आपने क्या किया था थेजा? सर, हमारा केरला में एक डिजास्टर हुआ था, मैं उधर में हम हेल्प किया। उधर डिजास्टर कैंप हुआ था, वहाँ पे हम केरला बटालियन एनसीसी हर दिन वहाँ हेल्प किया। सर, छत्तीसगढ़ निदेशालय से कैडेट राहुल बघेल हैं। क्या कहेंगे राहुल? मुझे आज ये पाकर बहुत गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं अपनी यूनिट, अपने कॉलेज और अपने परिवार सभी का शुक्रिया करता हूँ। डी ग्रीष्मा हैं, आंध्र प्रदेश निदेशालय से हैं। क्या कहेंगे ग्रीष्मा? I'm really happy and I feel so proud to receive this award from the Raksha Mantri. मनन शर्मा हैं, पुणे से हैं, महाराष्ट्र निदेशालय से। क्या कहेंगे? So Jai Hind everyone. First of all, I'd like to thank Colonel Gagan Sharma for selecting all of us. He was someone who selected us out of thousands of cadets. And now coming to the main event, that is receiving this commendation card from the Raksha Mantri. It was an amazing, graceful period of time. ये कैडेट रक्षा मंत्री से पुरस्कार पाकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साहित इसलिए नजर आ रहे हैं जो इन्होंने काम किए हैं, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा और अनुशासन के साथ अदम्य साहस और शौर्य के बहुत सी मिसाल पेश की हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत मोबिलिटी एक्सपो में एक निजी कंपनी द्वारा भारतीय रेल के लिए एक नया सुरक्षा उपकरण की प्रस्तुति लगाई गई है। निजी कंपनी आरटी विजन ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो लेजर और कैमरे के माध्यम से पहिए में आने वाली खराबी को चिन्हित कर सकता है। ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मैपिंग प्रणाली रेलवे के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, ये जानने के लिए डीडी न्यूज ने आरटी विजन के सीईओ राजेंद्र मोहन से विशेष बातचीत की। अभी डीडी न्यूज दिल्ली की टीम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो में। इस एक्सपो में एक ऐसी कंपनी आरटी विजन है जो रेलवे के लिए अनेक उपकरण बनाती है। इस कंपनी ने एक ऑटोमेटेड व्हील प्रोफाइल बनाया है जो अब कैमरों के द्वारा पटरियों पर चलने वाले जो चक्के हैं उसकी निगरानी करेगा। और ये राजेंद्र मोहन जी आरटी विजन के सीईओ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो तकनीक है उस तकनीक का फ़ायदा रेलगाड़ियों को कितना मिलेगा और हिंदुस्तान को इससे कितना फ़ायदा होगा। जो व्हील का प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली मेजर करता है और जो डिफेक्ट हैं वो मेंटेनर के पास इंटरनेट के थ्रू भेज देते हैं। तो जब गाड़ी आती है तो उससे पहले मेंटेनर को पता होता है कि क्या क्या डिफेक्ट है। ये 2 लेज़र्स हैं, ये जो लेज़र हैं इसके ऊपर गिरती हैं और हम कैमरे से उसकी इमेज लेते हैं। ये कैलिब्रेट करते हैं कि 1 पिक्सल के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है, उसके हिसाब से एल्गोरिथम के हिसाब से हम प्रोफाइल निकालते हैं और फिर हम 16 तरह के डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है और वो डिफेक्ट हम प्री डिफाइन कर देते हैं, हम सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। जैसे ही वो डिफेक्ट लेवल पर पहुंचता है तो हम अलार्म देते हैं और एक मोबाइल ऐप पे मेंटेनर्स को या स्टेशन मास्टर बाकी लोगों को वो अलार्म भेज देते हैं। इसको कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, कौन देख सकेगा इसको, निगरानी कैसे होगी कि इस व्हील में खराबी है? जब हम सिस्टम लगाते हैं तो हम इसका डाटा जो है क्लाउड पे भेज देते हैं और वहाँ से क्लाउड से रूल बेस होता है कि ये वाला सिस्टम है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी है। उसके हिसाब से हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल बना देते हैं सॉफ्टवेयर में और जो जिसके पास इन्फॉर्मेशन जानी होती है उसको भेज देते हैं। अगर एक्शन नहीं होता
तो ये नेक्स्ट लेवल की ऊपर वो इंफॉर्मेशन चले जाती है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 200-300 किलोमीटर पे एक सिस्टम लगेगा। 700-800 करोड़ के करीब पूरा इंडिया का नेटवर्क कवर हो सकता है। मेंटेनेंस के लिए भी अगर ये सिस्टम खराब भी होता है तो ये अपने आप अलार्म देता है कि मेरा ये पार्ट खराब चुका है, आप आके ठीक कीजिए। और पूरा सिस्टम कभी भी नहीं बैठता, अगर आधा सिस्टम चले जाता है तो फिर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपके सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया भर के मुल्क में कहीं पर हो रहा है क्या? हमें अभी 2 सिस्टम का ऑर्डर मिला है यूएसए से, वो हम अगले 3-4 महीने में डिलीवर कर देंगे। जो चीज़ें पहले विदेश में बनती थी उसको हिंदुस्तान जो है वो बनाने में कामयाब हो रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ग्रेटर नोएडा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को स्वीकृति मिली। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी का दिन और खास हो सकता है। इस दिन उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू हो सकता है। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। भारतीय डाक संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान भारतीय संविधान और गणतंत्र के 75 साल पूरे होने के मौके पर विशेष पोस्टकार्ड जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश को तरक्की के पथ पर ले जाने वाला ग्रंथ और मार्गदर्शक है। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है। हमारा संविधान देश को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला मार्गदर्शक है। और आज जब भारत तेजी से उस पथ पर चल चुका है, नई पीढ़ी को भी उसी ऊर्जा के साथ इस सफर पर जोड़ना, इसमें आज का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अंग होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। जम्मू के राजौरी जिले में पिछले 6 सप्ताह में हुई 17 मौतों के कारण का पता लगाने के उद्देश्य से केंद्र की उच्च स्तरीय टीम प्रभावित गांव का दौरा कर रही है। टीम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों द्वारा भी सहायता की जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालयीय टीम का गठन किया गया है। टीम ने 19 जनवरी को दौरा शुरू किया है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर तत्काल राहत पहुंचाने के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने पर भी टीम काम करेगी। इसके साथ ही स्थिति के प्रबंधन और मौतों के कारणों को समझने के लिए देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। ट्रंप सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण के दौरान समारोह को संबोधित भी करेंगे। वहीं जेडी वॉस को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। अनेक विदेशी राजनेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आमंत्रित अतिथियों में टेस्ला के एलन मस्क, अमेजॉन के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जुकरबर्ग,
एप्पल के टिम कुक और ओपन एआई के सैम अल्टमैन शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन डीसी में विजय रैली में 78 वर्षीय ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्यकारी आदेशों का भी उल्लेख किया। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वो 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इन कार्यकारी आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनावी वादों को पूरा करना है। कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वाचन, महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना शामिल है। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।